बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेरा को स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। आज यूएसए का मैच खेला गया जी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट और 128 रन बनाए यूएसए ने पहले बैटिंग करते हुए और उन्होंने 10.5 ओवर में टारगेट को 1 विकेट के नुकसान पे चेज़ कर लिया। और ओबियसली बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था यूएसए के लिए इस वर्ल्ड कप में रहना, बट उनका जो जर्नी है वो समहाउ ख़त्म हो चुका है। और वेस्ट इंडीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था आज की विक्ट्री, क्योंकि अगले वो दोनों मैच जीतते हैं तो वो वर्ल्ड कप में इंटैक्ट रख सकते हैं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे जी, हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बात करें तो फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। अजहर भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू। अजहर भाई और अजहर भाई दोनों से जानना चाहेंगे, अब इनका आना यूएसए का यही था कि इन पिचेस पे आगे वो स्ट्रगल भी करेंगे और शायद उस तरह की परफॉर्मेंस जो उन्होंने यूएसए में दी वो शायद ना दे पाएँ। बट जिस तरह पहले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने तगड़ा मुकाबला किया, कॉन्टेस्ट में पूरा मैच है, बट इस मैच के अंदर तो हमने देखा कि समहाउ वन साइडेड फेयर ही रहा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, स्टार्ट उनका इतना बुरा नहीं था। आई थिंक कि अराउंड 12 ओवर्स उनका 13 ओवर्स के आसपास 88 रन थे और 3 ही आउट थे उनके। उसके बाद से इनका जो कोलैप्स हुआ है, स्पेशली रॉस्टन चेज ने जिस तरीके से टाई किया उनको आके इन द मिडल और विकेट्स लिए हैं स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स की, तो वो ज़रा उससे उनको सेटबैक हुआ, वरना ये 150 155 तो आराम से वो कर सकते थे जी। जिसकी वजह से आई थिंक कि मैच वन साइडेड लगा। और आई थिंक कि स्टिल आई बिलीव कि वो ऐसी क्रिकेट नहीं खेल रहे कि यार ये बिल्कुल ही बॉलिंग में कह सकते हैं कि एट टाइम्स जैसे जैसे पिचेस अच्छी हो जाएंगी, जैसे जो भी बैटिंग विकेट आएगा तो उनकी बॉलिंग एक्सपोज ज़रूर होगी, लेकिन आई थिंक कि बैटिंग उनकी अभी भी गो कि आज वो 125 पे आउट हुए, लेकिन उनकी बैटिंग में क्वालिटी हमें नज़र आई है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग साइड वो बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, जब फ्लैट ट्रैक्स हो जाते हैं, थोड़े से पिच ज़्यादा अपने वो कारनामे नहीं दिखाती, तब जो है वो जो बॉलिंग थोड़ी सी जहाँ पे एवरेज बॉलिंग है ना वो फिर एक्सपोज होना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक कि ये ज़रा इस चीज़ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अदरवाइज़ आई फील के अगर कोई किसी का अगर समझा जाए कि जो टीम क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में ना आई हो, उसके हिसाब से ही परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है उनकी। और ऐसा भी नहीं किया उन्होंने कि बिल्कुल ही सुपर एट में आके बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा हो टीम अच्छी है उनकी टीम ठीक है। टाइम जैसे उनके पास एक दो बॉलर और अच्छे आएंगे, अली खान थोड़ा सा जिस तरीके से उनको परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने IPL भी खेल रखी है, बाकी जगह पे भी वो लीग्स वगैरह खेलते रहे हैं, तो लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आई जिस तरह उनकी आनी चाहिए थी। बिल्कुल। अच्छा, चेस की अगर बात करें तो बड़ा इवॉल्व किया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को। पहले टेस्ट में आए, फिर ODI में आए और अब ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो T20 प्लेयर भी बन चुके हैं। बैटिंग में तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट वो रदरफोर्ड के साथ हम देख रहे हैं एज ए स्पिनर का जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? मैन ऑफ द मैच भी रहे। जी बिल्कुल। आई फील कि इस मैच में अगर वही बात है कि 30 से 35 रन अगर का डिफरेंस आया तो वो रॉस्टन चेज की बॉलिंग की वजह से आया और की विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं। तो आई बिलीव कि उन्होंने एक जो पहले ही सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, वनडे में भी इतना रेगुलर मेंबर नहीं थे और T20 में अभी रिसेंटली आना शुरू हुए हैं, वरना वो T20 के में भी आई थिंक स्क्वाड में तो आते थे लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं थे। लेकिन आई थिंक अगेन वही पिच जो है वो वेस्ट इंडीज़ की वो कैरेबियन की सारी वो स्पिनर्स को थोड़ा सूट करती हैं और साथ में बैटिंग भी करते हैं। इन्होंने एक आधा मैच बैटिंग में भी बचाया था, अभी सुपर 8 से पहले वाला जो मरहला था, हमसे टेस्ट भी जीतने लगे, बराबर करने लगे। हाँ, वो तो खैर उन्होंने 100 किया था। टेस्ट में तो वो उनकी परफॉर्मेंस स्पेशली एज ए बैटर वो अच्छी रहती है, स्पेशली अपनी कंडीशंस जब उनकी होती हैं तो। लेकिन बॉलिंग में ये है कि टेस्ट में ही इज़ अ बॉलर वो कह जाए कि यार एक एंड से लगा रहेगा और विकेट्स ना भी ले, लेकिन बड़ा कंट्रोल है उसको। बैटिंग में उसकी कंट्रीब्यूशन टेस्ट में रहती है, लेकिन जो T20 क्रिकेट है उसके अंदर उनका ये जो है दोबारा से उन्होंने जिसको अपनी प्लेस को अर्न किया है और अब उसको परमानेंट बनाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आई एम श्योर कि आगे जाके इन टूर्नामेंट में और इनका रोल अहम होगा और ये कंटिन्यू किया उन्होंने परफॉर्मेंस को आगे, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं। वेस्ट इंडीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो सारों के लिए मेरा ख्याल है ये ग्रुप का बड़ा डिसाइडेड टाइप होगा
अगर कोई भी टीम अगर मैच जीती और अच्छे रन रेट से उनको कर देती है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सेमीफाइनल में। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अगर देखा जाए इवन जो टीम हारेगी भी, स्पेशली अगर वेस्ट इंडीज़ हारता है वो तो बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका हारता है तो उसका डिफरेंस ऑफ लॉस बड़ा काउंट करेगा कि कितने डिफरेंस से वो हारेगा। तो आई थिंक कि अगर तो दोनों सूरतों में अगर मैच करीब होता है और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को जीता है तब भी उसके पास साउथ अफ्रीका के पास चांस होगा इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। लेकिन अगर वो लंबे मार्जिन से हार जाता है तो फिर रन रेट ऑब्वियसली बहुत मैटर करेगा। अजहर भाई अगर आपसे भी जानना चाहें तो वेस्ट इंडीज़ के माइंड में ये चीज़ थी कि रन रेट कहीं ना कहीं प्ले में आएगा और ये काउंट होगा, तो उन्होंने ना सिर्फ मैच जीता 10.5 ओवर में चेस भी किया, और शे होप की बात करें तो बड़ी खूबसूरत इनिंग खेली उन्होंने, 39 बॉलों पे 82 रन बनाए और अपनी टीम को एक अच्छा ठीक ठाक उन्होंने एज दिया रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं? इंटरेस्टिंगली शे होप सिर्फ सेलेक्ट ही इसलिए हुई थी क्योंकि ब्रैंडन किंग को इंजरी होगी जी। थी। अगर उन्हें इंजरी ना होती तो शे लास्ट मैच में ये बाहर थे। हाँ, शे होप की सिलेक्शन नहीं होनी थी। और शुरू से ही वेस्ट इंडीज़ में जो उनकी वहाँ पे बड़ी डिबेट हो रही थी कि इनको ज़्यादा मैचेस क्यों नहीं दिए जा रहे। उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक इनिंग्स खेली और अपनी इनिंग्स से एक शुरू से ही एक उन्होंने प्रूव किया कि वो डिज़र्व करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट 11 में हो। और साथ ही साथ अब ये ग्रुप इस तरह भी इंटरेस्टिंग हो गया है कि मैथमेटिकली अभी भी यूएसए क्वालिफाई कर सकता है। अगर यूएसए अपना आखिरी मैच हार दे, इंग्लैंड को हरा दे और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, तो फिर मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी ऐसी है कि नेट रन रेट पे यूएसए भी क्वालिफाई कर सकता है। तो ये बड़ा अनलाइकली सिनेरियो, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैथमेटिकली अभी भी यूएसए के पास ऑप्शन है। तो वेस्ट इंडीज़ की बड़ी हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में बड़ी ऐसी परफॉर्मेंसेस होती है कि कभी बहुत ही ज़बरदस्त छा जाते हैं, अगली टीम को बिल्कुल ही डोमिनेट कर देते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस थी। कभी ऐसी है कि वो अंडर परफॉर्म करते हैं, जिस तरह हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा जी। तो अदरवाइज़ वेस्ट इंडीज़ का जो स्क्वाड है वो मैं समझता हूँ जो कैरेबियन कंडीशंस हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत ही आइडियल है। उनके पास जो स्पिनर्स हैं, मोती है या अकील है, और साथ अब रॉस्टन चेस की इंक्लूजन से और ही बहुत ज़्यादा बैलेंस है। इवन फास्ट बॉलर्स उनके पास बड़े अच्छे हैं। आंड्रे रसल बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, राइट टाइम पे विकेट्स लेते हैं, वेरिएशंस हैं उनके पास, या अजारी जोसेफ है। तो असल डिपेंड करता है कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग किस तरह परफॉर्म करती है। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग हमेशा से ही पिछले 3-4 सालों से तो ऐसी है कि अगर कोई उनका बल्लेबाज खड़ा हो जाए तो वो अगली टीम की बॉलिंग को बिल्कुल तबाह कर देता है। जिस तरह हमने उस दिन पूरन को देखा, हमने इस दफ़ा शे होप को देखा, या माजी में हम देखते रहे ब्रैथवेट से परफॉर्मेंसेज आती रही हैं, या रसल है। इस तरह के खिलाड़ी हैं कि ये अगली बॉलिंग लाइनअप को ऑन देयर ओन जब खड़े हो जाएं तो बहुत ही डोमिनेट करते हैं। क्रूशली अगले मैचेस में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आगे जो दूसरे ऑपोजिशन की बॉलिंग लाइनअप है वो इनके बैट्समैन को कैसे टारगेट करती है। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा है कि जो अगला मैच है इनका साउथ अफ्रीका को, ये साउथ अफ्रीका को ये काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देंगे, और हो सकता है कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी दें जिसकी बेसिस पे साउथ अफ्रीका शायद टूर्नामेंट से नॉकआउट हो जाए। बिल्कुल, ये तो अब देखना पड़ेगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग ये पूल बन चुका है, ग्रुप बन चुका है, और उसमें क्या परफॉर्मेंस आती है। अगर भाई आज भी मैच खेला जाएगा, उस पर हम ज़रा बाद में बात करते हैं इंडिया का और बांग्लादेश का। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक है जिस पे कल थोड़ा सा हमने बात की, उस पर ज़रा डिटेल में आपकी राय चाहते हैं। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल रिवाइज होता है और हर साल चलता है। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान एशिया कप गया तो एशिया कप से पहले डिले हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और 1-2 मंथ ये प्रलॉन्ग करता रहा। रीज़न यही थी ओबियसली के जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने एक सर्टन अमाउंट जो इनकी फ़िक्स की, उन्होंने कहा जी ये तो हमें आती नहीं किसी तरह समझ, हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। आई बिलीव कि लड़कों को पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, इन्हीं से क्रिकेट है, इन्हीं से सब कुछ है। बट ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी करवा के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि अगर आपने हमें रखना है और तो आपने हमसे खेलना है तो ये पैसे देंगे आप, और वो 1 साल नहीं वो 3 साल के होंगे। बोर्ड क्योंकि खुद एट सर स्टैब्लिश नहीं था, वो कमज़ोर बोर्ड था, बोर्ड तो कहने नहीं चाहिए बल्कि वो एक एड हॉक बेसिस पे ऊपर था। उन्होंने सारी बातें मानी। ज़का अशरफ साहब, इंद्री भाई भी इवन पाकिस्तान से ट्रैवल करके गए और ये सेटल डाउन हुआ। अब उसके बाद से आप सिर्फ एक सीरीज़ जीते हैं, वो आइलैंड की है, और कंटिन्यूसली आपको एशिया कप, वर्ल्ड कप और ये बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब ये बात आ रही है कि ये 3 साल का क्यों हो गया और इसको ख़त्म किया जाए 1 साल का, और ये रिवाइज़ करके इनकी कैटेगरी भी नीचे लाई जाए। इवन बाबर रिजवान की भी बात की जा रही है कि इन्होंने भी 1 साल में कोई ख़ास परफॉर्मेंस या विक्ट्री नहीं पाकिस्तान को दिलवाई, इनकी भी एक कैटेगरी नहीं बनती। एज ए प्लेयर आप क्या समझते हैं ये कितना डैमेज कर सकते हैं क्रिकेट को, और इसका सलूशन एज ए जनरल, मतलब प्लेयर के अलावा भी बोर्ड के पार्ट पे कि बोर्ड क्या ब्लैक में लड़कों से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो इसका सलूशन क्या है?
देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि प्लेयर्स को या कैप्टन्स को ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला जो हैं वो बोर्ड के साथ डील करने पड़ते हैं। मैंने भी किए हैं जब मैं कप्तान था। और क्योंकि हमारी प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं है कि प्लेयर्स के पास कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके पास जाके वो ये कहे कि यार आप हमारा केस पुट अप करें, क्योंकि बड़े अरसे से प्लेयर्स के साथ जाती मेरे ख्याल से होती आई है कि हम अंडर पेड रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने 10-12 साल मैं अपने कैरियर के देखूं तो हमें ये फील कराया जाता रहा है कि बोर्ड पता नहीं अगर हम आपको इतने पैसे देंगे तो हम पता नहीं बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ये जो आप फार्मूला कह रहे हैं हम तो इतनी जितने इन्होंने बढ़ाई हम तो इतनी भी नहीं कहते थे, हम तो बहुत स्लाइट इम्प्रूवमेंट की बात करते थे। लेकिन ये तो बहुत बड़ी जंप थी। मैं तो हैरान हुआ कि अगर ये पैसे दिए जा सकते थे तो हमें अंधेरे में रखा हुआ था इन्होंने। हाँ, फिर क्यों नहीं दिए? तो मतलब कि आप समझ लें कि बहुत लंबी जंप थी। मतलब कि जब मैं लास्ट ए कैटेगरी में मैं रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद आप समझ लें कि 600% इंक्रीज हो गया ये 60 लाख पे ऑलमोस्ट आ बिल्कुल। चुके हैं। तो मैंने अब बात खोली दी तो मैं 1 मिलियन था ए कैटेगरी का उस टाइम पे, हाँ जी। और अब 6 मिलियन पे है 6 मिलियन पे है, तो जी। आप खुद समझते हैं कि कितनी बड़ी जंप कितनी है। बड़ी जंप। तो एक तो ये था कि बोर्ड ने पहले प्लेयरों के साथ ज्यादती की। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप प्लेयर्स जो हैं वो बोर्ड के साथ ज्यादती करना शुरू कर दें। आई फील कि एक तो प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए। अब उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारे, कभी भी किसी क्रिकेटर्स ने एक्स क्रिकेटर्स ने कोशिश नहीं की कि प्लेयर्स एसोसिएशन बन जाए, क्योंकि हमें आपस में इत्तेफाक नहीं होता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो बेनिफिट है वो प्लेयर का देखना चाहिए, प्लेयर से ही गेम है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि काउंटी क्रिकेट में खेला हूँ तो पीसीए जो उनकी प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों का देखती है, बिल्कुल ठीक है, प्लेयर्स का पॉइंट्स भी पुटअप करती है और जो बोर्ड की तरफ से सही उनके पॉइंट्स होते हैं उसको भी एक्नॉलेज करके एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तो ये है कि एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि प्लेयर्स को खुद अपना केस फाइट करना पड़ता है। दूसरी बात जहाँ तक आगे कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 3 साल का फार्मूला लॉक हुआ था, प्लेयर्स लॉक नहीं हुए थे। 3 साल तक यही फार्मूला रहेगा, यही सैलरीज रहेंगी, इससे ना बढ़ाई जाएंगी ना कम की जाएंगी। आई थिंक जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये भी था और साथ था कि 3 साल हमें यही मिलेंगे, हम इसी में रहेंगे। नहीं अब ये तो मेरा नहीं ख्याल, मेरे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो कैटेगरीज है वो चेंज हो सकती हैं। अच्छा। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर बाबर ए में है तो वो ए में रहेगा या शाहीन ए में है या बट वो जो सी में है वो सी में रहेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर नीचे आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अब आप पूछ रहे हैं कि रिजवान और बाबर को नीचे लाने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में ये गलत होगा, क्योंकि बाबर और रिजवान बड़े अरसे से टॉप परफॉर्मर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि उनका स्टाइल ऑफ प्ले गलत था तो वो फिर वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो टॉप परफॉर्मर हैं पाकिस्तान के। अब एक वर्ल्ड कप हारने की वजह से उनको अगर आप अनलेस के देयर इज़ अनदर कोई अदर इशू है और आपके पास रीज़नेबल उसकी आपके पास एविडेंस है जिसकी वजह से आप उनको डिमोट कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन मेरा नहीं मानना कि अगर 1 साल या 4-5 महीने उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो वो इतना बड़ा आगे कि उनको क्योंकि क्वालिटी प्लेयर्स हैं, टॉप परफॉर्मर है, 3-4 साल उनकी कंटिन्यूस परफॉर्मेंस रही है T20 क्रिकेट और वाइट बॉल में स्पेशली। तो आई फील कि ये ज़्यादती होगी अगर उनको डिमोट किया जाता है या किसी भी ऐसे प्लेयर को जिसका 1 या 2-4 महीने ख़राब गए हो, 2-3 सीरीज़ें ख़राब गई हो, ये प्लेयर्स के पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टॉप परफॉर्मर रह रहा है आपका तो आई थिंक कि उसको 1 साल और देना चाहिए। अगर उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस ना आए फिर उसको डिमोट करें या इवन कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना ना दें। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है अजहर भाई कि ये जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर दिया भी गया तो ये जो सर्टेन एजेंट के बंदे थे जो उसके साइंड थे उनको कैटेगरी भी अच्छी मिली, उनको सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले। जो जिन्होंने उस एजेंट के साथ साइन नहीं थे, ठीक है, उसको वो सारे लेकिन वही बात है, ये पहले जो कमेटी बनी थी उसने क्या किया उस मामले में, उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन थी, उसकी कोई रिपोर्ट आई है अभी तक? ये अभी क्रिकेट बोर्ड को आए 4-5 महीने तो हो गए हैं ये वाले, उन्होंने कोई वो भी नहीं लाए, ये भी नहीं लाए तो एटलीस्ट पहले कौम को पता तो लगे ना। जो लोग मैं भी कोई बात करूं मुझे भी पता लगे कि यार ये हवा में बातें हैं, कोई इसका ऑथेंटिक चीज़ है या वैसे ही है या बस बात चल रही है। अगर तो है फिर उस हिसाब से आप फिर मैं बात करूंगा ना कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी आपने कमेटी बनाई थी, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एज क्रिकेट बोर्ड और फिर उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आता, फिर मैं और आप कह के यहाँ पे जी वो एक कंपनी है, ये है वो है, हो सकता हो, लेकिन उसका कोई
finding तो आनी निकले चाहिए तो ना, सही ना कि हमारे पास कोई एविडेंस बाहर आए कि यार ये चीज़ ऐसे वाकई थी या ये नहीं थी, ऐसे प्रोपेगेंडा किया गया था। तो आई थिंक कि इस चीज़ को क्लोज होना चाहिए। अगर ये है तो हम खुद उसके अगेंस्ट खड़े होंगे जी, यार गलत बात है कि ये क्या बात है कि एक कंपनी को आप साइन करते हैं तभी आपको फ़ायदा होगा कैटेगरीज़ में, और स्पेशली पाकिस्तान टीम में एक नेशनल साइड है, उसको कोई एक कंपनी कैसे अभी भी जो कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि अशरफ साहब के टाइम पे भी आए, और अभी जो एलिगेशन आए हैं एक जर्नलिस्ट की तरफ से उसमें भी बात की था। भाई आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम उस टाइम से ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उस टाइम भी हमने ये बात की थी, ये गलत है, बोर्ड को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, लड़कों के पार्ट पे भी पैसे ज़रूर मिलने चाहिए, रीजनेबल मिलने चाहिए, बट 6% का 600 प्लस नहीं। देखें मैं बात बताऊँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे काट रहा हूँ कि बड़े अरसे से पैसे कम करके रखे हुए, जिसको कह रहे हैं कि ये वेल डिजर्व पैसे हैं, ये ना आप समझेंगे पैसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, परफॉर्मेंस डिमांड करें ना, लेकिन ये ना करेंगे जी पैसे कम कर दें क्योंकि ये परफॉर्म करके नहीं आए। आप उनकी जगह परफॉर्मर ले आए ना, जो इंटरनेशनल एक एवरेज किसी प्लेयर की बनती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप हार के आएगी या इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप हार के आएगी या एक साल उनकी परफॉर्मेंस का, वो पैसे कम नहीं करेंगे, वो प्लेयर्स को चेंज करेंगे या प्लेयर्स को कहेंगे यार बेहतर परफॉर्म करो, उनकी कैटेगरीज नीचे ले जाएंगे। लेकिन आप एक पैसे अगर जेन्युइनली कितने सालों से आपने उस रोक के रखे हुए थे कि यार नहीं बढ़ाने नहीं देना प्लेयरों को हमने, अब ये सारे पैसे देखिए मेरी बात सुने, जितने पैसे ये आते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से आते हैं, ठीक है। अगर पीसीबी के अंदर जो पैसा है वो क्रिकेटर्स की वजह से है। आप ये देखें जो ऑफिशियल्स हैं वो कितना बेनिफिट लेते हैं उससे और प्लेयर्स कितना लेते हैं, ये उसमें बहुत फर्क। तो अदर भाई दूसरी राय नहीं है कि प्लेयर को ही मिलना चाहिए, उन्हीं की वजह से आ रहा है, उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि एक दफ्तर में एक बंदा काम करता है और एक नहीं करता, तो दोनों की सैलरी सेम नहीं हो सकती ना। लेकिन वही बात, इसीलिए तो ए बी सी कैटेगरीज किस लिए हैं, वो इसीलिए हैं। और ये भी है कि हर साल बाद फिर आपका दोबारा रिव्यू होता है, अगर उस रिव्यू में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डिमोट होते हैं, हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट ही ना मिले। तो बात ये है कि मैं इस बात पे बात नहीं कर रहा कि आपने एक को दे दिया तो 10 साल उसको दे दें। भाई उसको 1 साल की परफॉर्मेंस पे अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, तो उस परफॉर्मेंस को अगले साल दोबारा गेज किया जाएगा। अगर वो उसमें नहीं है, उसमें पैसे कम करने की बात नहीं है, वो या तो डिमोट हो जाएगा या बाहर हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। तो दैट इज माई पॉइंट कि अगर आपने पैसे बढ़ाए हैं और जेन्युइन पैसे बढ़ाए हैं तो उसको पैसों को वही रहने दें। मैं रिटायर होगा, मैंने नहीं उसमें से अर्न करना, लेकिन मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, वेल बीइंग की बात कर रहा हूँ, और उनसे ये डिमांड करें भाई आपका ये फिटनेस लेवल है, आप इससे नीचे आएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। आपका ये डिसिप्लिन लेवल होना चाहिए, आपका ये परफॉर्मेंस लेवल होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मतलब कि आप हर चीज़ की डिमांड प्लेयर से फिर करें ना, जितने पैसे दे रहे हैं। जी ज़ार भाई देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि बीइंग एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन, उनकी जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी की विंडो होती है वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ करियर होता है, जिसमें उन्होंने अपने अर्निंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करना होता है। और उस हवाले से वैसे भी जो पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूँ अभी भी अगर आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स देखें, बाकी स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स देखें, फुटबॉलर से कंपेयर करें या बाकी इवन जिस तरह की अभी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी फ्रेंचाइज लीग आ गई हैं, 100 आ गई है, बिग बैश है, IPL है, PSL है, फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग है, USA की मेजर लीग क्रिकेट है, या ग्लोबल T20 कनाडा में होता है। तो उस हवाले से अगर आप क्रिकेट बोर्ड अगर अच्छी रेम्यूनरेशन नहीं खिलाड़ियों को देगा तो उसको डेफिनेटली उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट आप अचीव नहीं कर सकते अपने खिलाड़ियों से। इंटरनेशनल लेवल के अगर आपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल अरेना पे कम्पीट कराना है, इंटरनेशनल प्लेयर्स से कम्पीट कराना है, तो उस हवाले से आपको उनको फाइनेंशियली रेम्यूनरेट भी करना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कैटेगरीज है, एक तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन A में आता है, कौन B में आता है। इस हवाले से कोई ना कोई मेरे ख्याल में कोई क्लैरिटी होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो रीच है या जो जितने लोगों को आप दे रहे हैं वो लोगों को बढ़ाना चाहिए, ताकि ना सिर्फ बहुत चंद मखसूस लोगों को रेम्यूनरेशन मिले, बल्कि बाकी जो खिलाड़ी टॉप 11 में ना भी हों या जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको भी अच्छी रेम्यूनरेशन दी जाए। और साथ ही साथ मेरे ख्याल में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक में लोग कितना एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक अपने आप के जो डोमेस्टिक सिस्टम है उसको कितना वैल्यू कर रहे हैं, और कौन कितने मैचेस खेल रहा है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी जो है ये नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए कि लोगों को क्वेश्चन रेज किए जाएंगे यार इसको A में क्यों डाला है, इसको B में क्यों डाला, ये डिजर्व करता था सी। इस हवाले से कोई एक होलिस्टिक क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि इस हवाले से क्वेश्चन ना रेज किए जाए। इस पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बात करते हैं और क्यों लड़के बाहर छोड़ के जाते हैं। शाहीन का टूर भी आज अनाउंस कर दिया गया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। अदर भाई से पूछते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अदर भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे और उस हवाले से देखा जाए तो अब एक लड़कों का जो एक बड़ा स्टांस ये था कि हमें 2 लीग से ज़्यादा भी अलाउ किया जाए और इवन 2 के ऊपर भी ऑब्लिगेशन आ रही थी कि आप नहीं खेल सकते, हम अलाउ करेंगे तो आप खेलें। तो आपके ख्याल में जब इतना पैसा दिया जा रहा है तो ये बोर्ड का रोकना जस्टिफाइड है? क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने जो रिपोर्ट बनाई थी इस रजीम से पहले, उन्होंने कहा था सबसे बड़ा मसला ये है कि लड़कों के माइंड में सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट और ये दूसरी लीग के जो मसले हैं ये इनके माइंड में सर्कुलेट करते हैं और इसी वजह से परफॉर्मेंस डिप कर रही है। देखिए, इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के बाद तो जाहिर बात है पीसीबी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब आप खुद पैसे अच्छे दे रहे हैं, पीएसएल के पैसे आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो फ्रेश रहें। आप इंडिया की मिसाल ले लें कि उनके प्लेयर्स, उनको आईपीएल में सारी कंट्रीज़ से प्लेयर्स आते हैं, लेकिन इनके प्लेयर्स हर जगह कहीं भी और T20 लीग खेलते। तो यस, जो सिलेक्टिव लड़के आते हैं लीग में वही उनके प्लेयर्स से ज़्यादा खेल, उनके गेम्स खेल के उनसे यूज टू हो सकते हैं। हमारे प्लेयर्स हर लीग में जाएंगे, हर उसमें जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक तो फटीग हो जाएंगे। फिर आपको जो, अगर आपका कोई प्लेयर ऐसा है जिसने 2 साल के बाद किसी टीम ने उससे यूज टू होना है, वो 6 महीने में हो जाएंगे, क्योंकि इतना उसको खेल चुके होंगे बॉलर को या बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग कर चुके होंगे कि उनको कहीं ना कहीं उनके वीक पॉइंट्स थोड़े से पता लगने लग जाएंगे। तो आई फील कि एक तो प्रिजर्व करना चाहिए अपने प्लेयर को, और दूसरा इतनी क्वालिटी जब आप इतने पैसे दे रहे हैं तो आई थिंक कि आपके पास एक है भी कि आप प्लेयर से बात कर सकते हैं, भाई आपको ऑलरेडी हम इतने पैसे दे रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी लीग्स खेलने की। मेरा जहाँ तक ख्याल है, या तो फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लें, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर खेलेंगे तो फिर आप जारी बात आपको मंथली सैलरी नहीं मिलेगी, आप फिर ऑब्वियसली टूर के पैसे लेंगे। लेकिन अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो फिर आप हमारी मर्ज़ी से चलें, और उसमें ये ज़रूर है कि बिल्कुल ही ना फुल स्टॉप लगा दें, लेकिन ये मेक श्योर करें कि कभी भी कोई टूर्नामेंट करीब आ रहा है, कोई सीरीज़ इंपॉर्टेंट करीब आ रही है, तो आप पहले बताइए। होता क्या है, एनओसीज़ का क्या इशू होता है कि आप बहुत जल्दी कमिट कर लेते हैं प्लेयर के साथ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जैसे भी उसामा मीर का आया है बूस्टर के साथ, वो T20 ब्लास्ट खेलना था, उन्होंने एनओसी मिली भी दोबारा कैंसिल कर दिया आपने, और वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल लैंड भी कर गए थे वहाँ पर, ये पहुँच गए थे। तो आई थिंक वो चीज़ गलत है। एक दफ़ा आपने दे दी है, फिर आप फिर बहुत गलत इंप्रेशन जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, कि यार जितना मैंने भी सुना कि यार बड़ा एट टाइम्स अनप्रोफेशनल आता है, बहुत डिले कर देते हैं, या फिर बात सुनी नहीं गई तो उन्होंने चेयरमैन साहब से कंप्लेंट की। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्लेयर्स की फिटनेस को प्रिजर्व करके रखें और फ्रेश हों, ताकि टूर्नामेंट्स में, बड़े इवेंट्स में जाएं, बड़ी सीरीज़ में जाएं तो आपका प्लेयर फ्रेश हो। अच्छा, उसमें एक एक्स क्रिकेटर का मानना ये है, कई काफ़ियों से मेरी बात हुई कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप सर्टन एक पूल बना दें, पैसों का बजट बना दें, कोई ऐसा मेन प्लेयर आपका जिसकी ज़रूरत है, जिसको आपने रोकना है, 1 या 2 प्लेयर को, तो उस अमाउंट का 50% ही चलें, फुल ना दें, 50% दे के उसे कहिए जी आप हमें नेक्स्ट सीरीज़ के लिए चाहिए, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको छोड़ें, आपको नेशन को, आपको नेशनल टीम को ज़रूरत है, तो आप ये हाफ आपको अमाउंट, मेरे ख्याल जो अमाउंट अब आपको मिल रही है, मेरे नहीं ख्याल इसमें ज़रूरत है। अच्छा। पहले जो मैंने आपको बताया था ना, उसमें ज़रूर थी, बट आई फील कि नाउ अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई फील कि अब इनफ पैसे इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में मिल रहे हैं। हाँ, अगर किसी को जैसे नहीं मिल रहे, जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो, अगर उसको आप रोक रहे हैं, क्योंकि समटाइम प्लेयर आ जाते हैं, पीएसएल से कोई प्लेयर आ जाता है या कोई डोमेस्टिक से प्लेयर आता है, अभी उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कैटेगरी का नहीं मिला होता, तो उसको, या अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता वो, तो उसको आप कह सकते हैं कि यार अभी हमने आपको से चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी है तो आपको हम नहीं जाने दे रहे, तो आपको हम 50% कंपनसेशन दे देते हैं, तो इस तरह हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी आप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा और बड़ी हैंडसम अमाउंट आपको मिल रही है, तो पीसीबी वैसे भी उसको वैसे भी रोकना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, लड़कों का कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट होना, लीग की तरफ जाना, रिटायरमेंट लेना, ये नाम सारे तब ही आने शुरू हुए जब ये सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई, और अभी तक ये जो एक फ्यूड बन चुका है, कॉन्ट्रडिक्शन आ चुकी है बोर्ड और प्लेयर के दरमियान, ये ख़त्म नहीं हो रही। तो आपके ख्याल में वे फॉरवर्ड क्या है इसका? देखिए, जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है खिलाड़ियों की, हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसे डिसीजन लेता है जो शायद हमें ना समझ आए, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अगर हम यूएस से जाके वहाँ ज़्यादा अर्न कर सकते हैं तो उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी है, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जिस कंट्री से हमारा डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ वैसे भी इतने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स या अर्निंग पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट,
जो अभी सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप तो जो डोमेस्टिक आपका सिस्टम है उसको आप उस पे लोगों को वो मैंडेटरी करें। वो उसके दौरान आपको नहीं किसी को एनओसी देने चाहिए। जो आपका डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है बिल्कुल। उस दौरान आपने किसी को कोई एनओसी नहीं देना। जी। दूसरा, जब आपके इंटरनेशनल टूर्स चल रहे हैं उस दौरान भी अगर कोई प्लेयर कॉल अप किया गया है इंटरनेशनल टीम के लिए, उसको भी एनओसी नहीं दिया जाना चाहिए। और अगर उसके अलावा अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जब कोई टूर भी नहीं है और डोमेस्टिक सीज़न भी नहीं चल रहा, उस पर मेरा ख्याल में थोड़ा बोर्ड का एक लिबरल स्टांस होना चाहिए। और इस पर जो काउंटर आर्गूमेंट ये है कि फ़िटनेस या वर्कलोड मैनेजमेंट के इशू होते हैं, लेकिन अगर मेरे ख्याल में अगर प्लेयर सेटिस्फाइड है, प्लेयर अच्छा खेल रहा है, ही इज़ इन गुड कंडीशन, मेंटली अच्छा है, तो ज़्यादा टीम के लिए बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन जिस तरह मेरे साथ ये सामने एग्जांपल है, रिसेंट बड़ी हारिस रऊफ की एग्जांपल है। वो बिग बैश खेलना चाह रहे थे, जब दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया का टूर गया तो उन्होंने नहीं फिर स्क्वाड ज्वाइन किया। उस हवाले से उस पर मेरा ख्याल है सख्त स्टैंड होना चाहिए पीसीबी का कि अगर कोई प्लेयर को वो कॉल करते हैं इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए, उसमें रिफ्यूज़ल की ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए। उनका बड़ा आई थिंक सिंपल सी बात है कि जब आपको हैंडसम अमाउंट मिल रही है तो यू शुड लिसन टू द क्रिकेट बोर्ड। और जो उनका डिपार्टमेंट है, ठीक है, आप एज ए प्लेयर आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट आई बिलीव कि अगर वो जो मेन आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए वो पाकिस्तान टीम होनी चाहिए। उसके अंदर अगर आप देखें लीग छुट्टी भी आपकी तो नहीं, कौन सा आगे जाके आपको नहीं मिलनी है। ये सारे बहुत यंग हैं तो इनको लीग्स तो मिलती रहेंगी, लेकिन मेक श्योर करेंगे पाकिस्तान टीम को जब आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप फिट हों 100% और अपने फुल पीक पे हों। ये ना हो कि आप बाकी जगहों पे खेल के आए और टायर्ड आउट हुए हों। जैसे लंका प्रीमियर लीग खेली प्लेयर्स ने, एशिया कप भी खेला, लंका प्रीमियर लीग भी खेली, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ भी खेली, तो वर्ल्ड कप आया तो आप लोग बिल्कुल फटीग हो गए थे। ये सारा मैटर करता है। आज के मैच के वजह से बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया की। इंडिया का हमने देखा कि अभी जो मोस्टली सक्सेस उन्होंने हासिल की है वो पहले बैटिंग करके की है। आपके ख्याल में अगर बांग्लादेश टॉस जीतता है तो उनकी बैटिंग को चैलेंज कर सकता है कि पहले खुद बैटिंग करके एक रीजनेबल टोटल लगाए और फिर अपनी बॉलिंग से उनको किसी तरह काउंटर करना चाहे? देखिए, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर तो कंडीशन चेज़ के, अगर वैसे सुबह का गेम है, पिच की कंडीशन हम यहाँ से बैठ के देख नहीं सकते। वटेवर जो भी आप उस कंडीशन में डिसाइड करें, आपको ऑस्ट्रेलिया के खैर टोन अच्छा सेट करना है जी। आपको अहेड जाना है गेम से, आप उनके खिलाफ कम बैक करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैटिंग करें पहले या बॉलिंग करें पहले। पावर प्ले में अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे उनको रिस्ट्रिक्ट करें और विकेट 2-3 हासिल करें, ताकि एक मॉडेस्ट टोटल पे आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें, जिसको आप बाद में चेज़ कर लें। अदरवाइज जो है वो दूसरी ऑप्शन यही है कि फिर आप जो जिसको कहते हैं कि टॉप पावर प्ले अच्छा खेलें, लंबा स्कोर करें, ताकि फिर आप डिफेंड कर सकें। बिल्कुल। सॉरी, इंडिया मैं मिक्स कर गया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया। बिल्कुल सही है। इंडिया की परफॉर्मेंस भी देखें तो कोई ऐसा चल नहीं रही, बट अच्छी चीज़ ये है कि विराट और उनके रोहित शर्मा के बगैर भी वो रन्स कर रहे हैं और एक रीज़नेबल रन्स कर रहे हैं। बट फिर भी उनकी सक्सेस की जो रीज़न बन रहा है उनकी बॉलिंग बन रही है। बॉलिंग उनको जो भी टोटल मिल रहा है उसको डिफेंड कर रही है। बुमराह का कोई जोड़ नहीं है, वो इस टाइम बेस्ट बॉलर के तौर पे हमें इस वर्ल्ड कप में नज़र आ रहे हैं। बाकी भी तमाम उसको अच्छा कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में बांग्लादेश क्या ऐसा डिफरेंट आज कर सकता है? जैसे मैंने एक तो एग्जांपल दी कि पहले अच्छा टोटल लगा के, या उसके अलावा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आज? देखिए, अगर इंडिया को आपने हराना है तो यू हैव टू गो ऑल आउट अटैकिंग अगेंस्ट देम। इंडिया की जितनी बैलेंस साइड है, जिस तरह के उनके पास ऑलराउंडर्स है, ऑप्शंस है, मतलब इतने वो इस हवाले से उनके पास ऑप्शंस हैं कि इवन जो उनके ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा को ले लें या हार्दिक पांड्या को ले लें, वो एज अ प्रॉपर बॉलर भी उनकी कंट्रीब्यूशन है। उनकी तीसरा एज अ बॉलर बीइंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो सिर्फ 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर से सिराज को ड्रॉप करके वो ज़्यादा ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो इंडिया को अगर आपने ट्रबल करना है तो एक ही ऑप्शन है कि आपने वेदर एज अ वाइल सेटिंग अ टारगेट आप अटैक खेलें। पहले भी हमने देखा है कि लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, इंडिया और बांग्लादेश का T20 का मैच बड़ा टाइट गया था और जो ऑलमोस्ट बारिश से पहले बांग्लादेश ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी इंडिया के लिए। फिर वो बारिश हुई, इसके बाद टोटल रिस्ट्रिक्ट हुआ, तो उसके बाद इंडिया ने कम बैक किया। तो अगर आपने इंडिया को हराना है तो आपने अटैक करना है और उनको बैकफुट पे लेके जाना है। और इंडिया की हिस्ट्री भी यही रही है कि अगर इनके अगेंस्ट आप अटैक करते हो तो ये स्टटर करते हैं, और वर्ल्ड कप की एग्जांपल भी हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। इंशाल्लाह रात 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी और शो टाइम विद रमीज़ राजा में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।